हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में से माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल कार्य होता है। शिक्षण की इस जटिलता को कम करने के लिए तथा इसे सरल बनाने के लिए शिक्षण की नवीन संकल्पना का जन्म हुआ। उसे ही सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है तो एक छोटा सा टॉपिक मगर बड़ा कमाल का है। कमाल का इसलिए कहा गया क्योंकि इसी के जरिए संपूर्ण उत्कृष्ट पाठ योजना बनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता है कि सूक्ष्म का अर्थ होता है अल्प या छोटा और शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप होता है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक शिक्षक के शिक्षण कौशल में सुधार किया जाता है। मतलब जो शिक्षण में छोटी छोटी सी कमियां होती है उनको सुधारा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सन 1961 से माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 में डॉक्टर डी एलन के द्वारा किया गया। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर डी एलन को माना जाता है। डॉक्टर डी एलन के साथ में या उनके सहयोगी एचिसन और डॉक्टर बुश ये दोनों रहे हैं। डॉक्टर डी एलन ने सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका प्रयोग किया था। भारत में भी इसे प्रस्तावित करने का श्रेय B.K. पासी तथा डॉक्टर शाह को जाता है। इन्होंने इसे सन 1974 में प्रस्तावित किया था। इसी के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित भी किया है, जिसमें डॉक्टर एलन ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो डॉक्टर एन बुश ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह अवधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। नियमित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट में वास्तविक छात्रों के छोटे समूह को साथ अतः वह क्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर पासी ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण अवधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए छोटे छात्र समूह को संप्रत्यय पढ़ाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये आराम से कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसकी समय 10 मिनट का होता है। इसमें जो पर्यवेक्षकों की संख्या होती है वह 5 से 10 की होती है और इसमें पर्यवेक्षक स्वयं छात्राध्यापक के कलीग्स ही मतलब छात्राध्यापक के साथ जो दूसरे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं पढ़ते हैं वही उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और एक शिक्षक भी उन्हें ऑब्जर्व करता है। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत डॉक्टर एलन तथा डॉक्टर रेयॉन ने सूक्ष्म शिक्षण को सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से जोड़ा है। उसी के आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसमें सबसे पहले उनका कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण से संबंधित होता है। 2, इस प्रकार के शिक्षण में कक्ष की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। 3, एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। 4, अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। 5, यह परिणाम संबंधी सामान्य ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि को विकसित करता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र या सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से छात्र अध्यापक या अध्यापिकाओं का विशिष्ट कौशल से निपुणता प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसका वह अध्यापन करता है। ये जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है इसमें शिक्षण प्रक्रिया 6 पदों में होती है। इसी पर आधारित कहा जाता है कि यह 6 पद एक चक्र का निर्माण करते हैं। यही सूक्ष्म
चक्र कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संपूर्ण शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह इन 6 चक्रों में कैसे चलती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सबसे पहला चरण या सोपान होता है पाठ योजना या योजना, जिसे प्लान कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम पद में छात्र अध्यापक या अध्यापिका छोटी सी योजना बनाता है जिसमें वह प्रदर्शित किए जाने वाले कौशल का प्रयत्न करता है। उसके बाद में दूसरा चरण या दूसरा सोपान आता है शिक्षण, जिसे टीचिंग कहा जाता है। द्वितीय पद में छात्र अध्यापक छात्रों का एक छोटा सा समूह को पाठ योजना पढ़ाता है जिसका निरीक्षण शिक्षक निरीक्षक या साथी छात्र समूह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में शिक्षण चक्र का तीसरा चरण या तीसरा सोपान आता है प्रतिपुष्टि, जिसे फीडबैक कहते हैं। इस चरण के अंतर्गत निरीक्षक की सहायता से साथी छात्र समूह को, जो कि छात्र अध्यापक की पाठ योजना का निरीक्षण कर रहे होते हैं, उनके द्वारा प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उस कौशल का प्रभाव कितने प्रभावी ढंग से उसने किया है और उसे उसमें किस चीज़ की या और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें उसे प्रतिपुष्टि के रूप में दी जाती है। उसके बाद में चौथा चरण आता है पुनः योजना या पुनर्योजना, जिसे रीप्लानिंग कहते हैं। मतलब थर्ड चरण के अंदर, तीसरे चरण के अंदर फीडबैक जो मिलता है, अगर उस फीडबैक में कोई सुधार करने की आवश्यकता होती है तो फिर वह चौथे चरण मतलब पुनः पाठ योजना रेडी करता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक निरीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखकर छात्र अध्यापक चौथे चरण में पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है ताकि उस कौशल का और अधिक प्रभावपूर्ण कौशल अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद में पांचवा पद या पांचवा चरण आता है पुनर्शिक्षण या रीटीच। इस पद में पुनः तैयार की गई पाठ योजना को छात्र अध्यापक छात्र समूह के समक्ष पुनः प्रस्तुत करता है। उसके बाद में छठा चरण आता है या छठा सोपान आता है पुनः प्रतिपुष्टि मतलब रीफीडबैक। इस पद के अंतर्गत शिक्षक निरीक्षक की सहायता से निरीक्षण किए गए पुनः प्रस्तुत पाठ योजना के लिए पुनः प्रतिपुष्टि देता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण चक्र के द्वारा शिक्षण की जो प्रक्रिया है पूर्णतः चलती रहती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में टोटल 6 चरण होते हैं, जिसमें से मूल 3 चरण होते हैं, जिसका प्रथम चरण योजना होता है तो अंतिम चरण प्रतिपुष्टि होता है। अगर हम इसके समय के बारे में देखें तो भारतीय दृष्टिकोण से हर चरण 6 मिनट का होता है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से हर चरण 5 मिनट का होता है। और यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उस संबंधित कौशल में निपुणता प्राप्त न हो जाए। अब हम एक एक करके सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के ऊपर चर्चा करते हैं। नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से हम शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। नंबर 2, इस शिक्षण से हम छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकते हैं। नंबर 3, इस प्रकार के शिक्षण में हम शिक्षक निरीक्षक छात्र अध्यापकों के लिए एक परामर्शदाता की भांति कार्य कर सकते हैं। नंबर 4, यह कक्ष शिक्षण की जटिलता को कम करने का प्रयास करता है। 5, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाने का प्रयास करते हैं। 6, छात्र अध्यापकों का आत्मविश्वास बढ़ाने का यह प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण के कुछ लाभ है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं। जो है नंबर 1, यह एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करता है, फलस्वरूप बाद में उनमें एकीकरण करना कठिन होने लगता है। नंबर 2, यह एक लंबी प्रक्रिया है जो बहुत अधिक समय लेती है, अतः इसे पूरा करने में बहुत समय लगता है। नंबर 3, यह एक नियंत्रित शिक्षण है, अतः हमें शिक्षा में कोई लचीलापन प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 4, यह वास्तविक शिक्षण नहीं है बल्कि यह कक्ष शिक्षण का अभिरूप है। नंबर 5, यह शिक्षण में निदानात्मक तथा उपचारात्मक कार्य पर बल नहीं देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।